गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा लास्ट डे हमने बात की थी आपसे लुईस कॉन्सेप्ट। बेटा लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात की थी। तो लुईस कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ कि आप अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया होगा। तो बेटा एक बार फिर से मैं लुईस कॉन्सेप्ट से संबंधित जल्दी से बात करते हैं। तो देखो बेटा लुईस संकल्पना लुईस संकल्पना क्या थी? लुईस संकल्पना के अनुसार मैंने आपको बता दिया है, कई बार आप बता चुका हूं मैं आपको कि बेटा लुईस संकल्पना का जो आधार था, जो आधार चुना गया था वो क्या चुना गया था? इलेक्ट्रॉन युग्म। किसे आधार चुना था? इलेक्ट्रॉन युग्म को। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या माना था उन्होंने? आधार माना था। और इलेक्ट्रॉन युग्म को आधार मानकर उन्होंने अम्ल तथा क्षारों को क्या किया था? परिभाषित किया था। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि लुईस अम्ल क्या होते हैं, लुईस क्षार क्या होते हैं। अम्ल तथा क्षारों को ही हम क्या बोलते हैं, जो इनके अनुसार लुईस के अनुसार परिभाषाएं दी गई थी, तो उन्हीं को उन्होंने क्या कहा था? लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार कहा था। एक तो होते हैं, मैंने आपको बताया था, ग्रहण करने वाले, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। या इन्हीं अम्लों को ही हम क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। लुईस अम्ल कहते हैं। और जो देने वाले होते हैं, देने वाले क्या कहलाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, तो देने वाले क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? लुईस क्षार कहा जाता है। लुईस क्षार कहा जाता है। इतना हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके, एग्जाम्पल हम इनके पढ़ चुके हैं। मैं मानता हूं कि आपको पूरी क्लियर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा लुईस संकल्पना में आधार क्या चुना गया था? इलेक्ट्रॉन युग्म। आधार किसे चुना था? इलेक्ट्रॉन युग्म को। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले तो कहलाते हैं अम्ल, और इन्हीं अम्लों को क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और इन्हीं क्षारों को क्या कहा जाता है? लुईस क्षार कहा जाता है। यह हमारा कॉन्सेप्ट था, लुईस कॉन्सेप्ट। क्लियर बात? तो बेटा
ये अम्ल तथा क्षारों से संबंधित जो परिभाषाएं थी, तो ये तीनों वैज्ञानिकों से संबंधित आपकी परिभाषाएं कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना? तीनों वैज्ञानिकों से संबंधित आपकी परिभाषाएं यहीं पर लुईस संकल्पना पर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है? उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा साल्ट। क्या होगा? साल्ट। तो बेटा अब हम बात करेंगे साल्ट की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? साल्ट। तो देखो, लवण। अगला टॉपिक है अपना लवण, साल्ट। साल्ट की बात करें तो इनका निर्माण किस तरीके से होता है? सिंपल सी परिभाषा निकल के आएगी। आपने अम्ल और क्षारों के बारे में पढ़ ही लिया है। तो ये जो अम्ल और क्षार होते हैं, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा देखें कि जब साल्ट, कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं, करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। लवण, दोनों चीजों को ध्यान रखना है आपको कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या चीज बनेगी? एक तो लवण बनेगा और एक क्या बनेगा? जल बनेगा। लवण तथा जल बनाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाती है। तो यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। और जो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। क्लियर बात? तो बेटा आपसे पूछा जाता है
जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या होती है? उदाहरण होती है। क्यों? कारण क्या होता है? तो कारण ये होता है कि बेटा ये दोनों अम्ल और क्षार दोनों कैसे होते हैं? तेजाब होते हैं। और जब इनको हम आपस में मिलाते हैं तो बहुत तेजी के साथ में इनमें से ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्मा बाहर निकलने के कारण ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसमें से ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो हम ये उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसी एग्जाम्पल को हम इसके अंदर दे सकते हैं। उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो एक कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होती है। क्लियर बात? कोई दिक्कत बेटा? तो बेटा देखो, साल्ट का निर्माण कब होता है कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। क्रिया करने पर क्या बन रहा है आपका? लवण बनता है। क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा समझ में आ गई? तो एग्जाम्पल देखें। तो देखो बेटा, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आपको मालूम हो गया कि जब अम्ल तथा कौन? क्षार आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है ना? तो मिलाने पर क्या बनेंगे? लवण बनते हैं। लवण तथा प्लस में क्या बनता है? जल बनता है। लवण तथा जल बनते हैं। यही तो लिखा है मैंने कि जब अम्ल लिख लिया, क्षार लिख लिया कि क्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं? लवण बनता है और जल बनता है। क्लियर बात? तो बेटा ये अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी? लवण तथा जल बनते हैं। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती। ठीक है? क्लियर बात? तो बेटा
ये चीज आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनते हैं? लवण बनते, लवण बनता है, ठीक है ना। और लवणों की पीएच की बात की जाए तो इनकी जो पीएच होती है वो होती है 7। कितनी होती है? 7। न तो 7 से अधिक होती है और न 7 से कम होती है। कितनी होती है? लवणों की पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। अर्थात 7 क्यों होता है? इसलिए होता है बेटा कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। और कैसे हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होने के कारण ये क्या कहलाती है अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर बात? कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। और उदासीन अर्थात जो लवण होते हैं, लवणों की पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से अधिक यदि जा रहा है तो क्या होते हैं? मैंने बता दिया था आपको, यदि 7 से अधिक किसी की पीएच का मान है तो क्या होंगे? वो क्षार होंगे। यदि वो 7 से कम पीएच है तो वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। 7 से पीएच का मान अधिक है अर्थात 14 तक है तो वो तो कहलाते हैं आपके क्षार। और यदि 7 से पीएच का मान क्या है? कम है, 7 से कम है, 0 तक है तो वो कहलाते हैं आपके अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। और 7 यदि किसी की पीएच का मान होता है तो वो क्या कहलाते हैं? उदासीन। क्या कहलाते हैं? उदासीन। क्लियर बात? ठीक है ना। तो बेटा ये क्लियर करनी है आपको। सबसे पहले इसको समझना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है। तो इसको देखो, ये तो कहलाते हैं आपके, बता चुका हूं, दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में क्रिया कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? क्रियाकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक कहलाते, अभिकारक कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ। ये कौन है? मान लिया ये है मम्मी और पापा, ठीक है ना। ये मम्मी है, ये पापा है, दोनों आपस में क्या करेंगे? कोई अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करके आप नया उत्पाद बनाएंगे। आपको एग्जाम्पल ध्यान है ना, बहुत बार आपको करा चुका हूँ, इस तरीके से आपको बताया था। जो क्रिया करने वाले होते हैं, मैंने आपको बताया कि अब तुम रेगुलर स्टडी कर रहे हो, 9 महीने 8 महीने आप रेगुलर स्टडी करोगे तो आप क्या कर रहे हो? इस वक्त, इस टाइम आप क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो, ठीक है ना। इस समय आप क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो। और जो क्रिया करने वाले क्या होते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। और इन क्रियाकारकों को ही हम क्या कह सकते हैं? अभिकारक। अभिकारक।
अभिकारक, अभिक्रिया करने वाले, अभिक्रिया करने वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। जैसे मम्मी और पापा हमारे अभिकारक का कार्य करता है, ठीक है ना। और जैसे आप लोग अब मेहनत कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो आप, और फिर आपके जब एग्जाम होंगे कुछ अंतराल के बाद में आपके क्या होते हैं? एग्जाम होते हैं। तो एग्जाम के बाद में आपका क्या आएगा? परिणाम आएगा। क्या आता है? आपका परिणाम आता है। तो परिणाम क्या है? जो हमने क्रिया की थी उसका क्या होगा? वो फल होगा। तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया का फल। क्या कहलाएगा? क्रिया का फल। तो ये जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया फल, या कहलाता है उत्पाद। अब तुम फेल हुए हैं या पास हुए हैं, वो उसका क्या है? इस क्रिया का फल है। क्या है? फल है। और जो अर्थात क्रिया का फल है वो, तो क्रिया का फल या इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं क्रिया फल। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाले फल क्या कहलाते हैं? क्रियाफल, या क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। क्रिया बात समझ में आई ना। तो ये क्या है? आपके क्रियाकारक, और क्रिया के बाद में आपको फल प्राप्त हुआ अर्थात लवण तथा जल बना। ये क्या है? फल। इन दोनों ने क्रिया की और क्या बना लिया? लवण तथा जल बना लिया। तो वो क्या है? क्रिया का फल है, क्रियाफल है। और इस क्रियाफल को ही क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। क्लियर बात? ठीक है ना। ओके। तो देखो अब दोनों आपको मैं मानता हूँ समझ में आ गए होंगे। क्रियाकारक क्या होते हैं, क्रियाफल क्या होते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मैंने बताया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। देखो बेटा ये क्या है? आपका अम्ल। तो अब हम कोई भी अम्ल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया HCl, HCl ले लिया। ये क्या है? अम्ल। HCl ले लिया, प्लस का चिन्ह। कोई भी हम क्या ले सकते हैं? क्षार ले सकते हैं, NaOH। ये क्या है? क्षार है। पहचान लोगे ना, जिसमें OH दिखाई देता है क्षार, जिसमें H दिखाई देता है अम्ल। तो ये तो नॉर्मल है, आपको पहचान में आ रहा है। तो बेटा आपको ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। तो आपको ये मालूम है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं जलीय विलयन में? हाइड्रोजन देता है। और जो क्षार होते हैं वो क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं जलीय विलयन में। तो बेटा हम देखते हैं इसके, आपको मालूम है कि जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण तथा जल बनेगा। तो आपको आंख बंद करके सबसे पहले क्या निकाल देना है? जल निकाल देना है, H2O। सबसे पहले इसको निकाल दो, H2O। H2O निकाल दिया, अर्थात ये H2O कहाँ से बना? देखो यहां से बना, OH और H, अर्थात H और एक H, दो H हो गए तो H2, एक O यहाँ पर है तो H2O बन गया। अब बचा क्या है हमारे पास में? ये देख लो केवल। और बचा है जो, वो क्या कहलाएगा? आपका लवण कहलाता है। क्या कहलाएगा? लवण कहलाता है। यहां से क्या बचा है? Na, और यहां से क्या बचा है? Cl। तो ये क्या है? आपका लवण होता है। क्या है ये? लवण।
और ये क्या है आपका जल। और ये संपूर्ण अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर बात? HCl NOH के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बना लिया? NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या है? लवण। NaCl क्या है? लवण है। NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसे हम नमक कहते हैं। क्या है ये? नमक। तो आपसे पूछा जाता है नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्लियर बात? और ये संपूर्ण जो अभिक्रिया होती है, ये संपूर्ण अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है? इसलिए कहलाती है कि जो इसमें बनने वाला लवण होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि दोनों की दोनों हमने कैसे लिए हैं? ये प्रबल लिए हैं। प्रबल अम्ल है, प्रबल ही क्षार है। तो दोनों 40-40 kg के हैं। ये 40 kg का व्यक्ति है, ये 40 kg का व्यक्ति है। दोनों के अंदर अर्थात ये भी प्रबल है, प्रबल है, और ये भी क्या है? प्रबल है। तो दोनों में कुश्ती कैसी रहेगी? बराबर की कुश्ती रहेगी। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे और क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? उदासीन लवण कहलाते हैं। अर्थात जब प्रबल और प्रबल दोनों, जब प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा, तो बनने वाले जो लवण होते हैं वो कैसे होते हैं? उदासीन लवण होते हैं। कैसे लवण होंगे? उदासीन लवण होंगे। और उदासीन लवणों का निर्माण होता है, इसीलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर बात? ठीक है ना? और एग्जांपल देखते हैं हम। देखो, कोई भी आप अम्ल ले सकते हो और कोई भी आप क्षार ले सकते हो। कोई भी अम्ल लो, कोई भी आप क्षार लो। जैसे देखें आप, देखो HNO3, ये क्या है आपका? HNO3 अम्ल है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन उपस्थित है। तो क्या हो गया? ये अम्ल हो गया। प्लस में दूसरा लेते हैं हम, क्षार लेना पड़ेगा। तो कोई भी आप क्षार ले सकते हो। जैसे हम दूसरा लेते हैं, NaOH ने लेके KOH लेते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया आपका? OH दिखाई दे रहा है, तो क्या है? ये क्षार है। क्या है? क्षार। और अब आपको मालूम है कि भैया जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकाल देना है? प्लस में सबसे पहले आपको क्या निकाल दो? H2O निकाल दो। आंख बंद करके सबसे पहले तो आपको क्या बना देना है? H2O। तो H2O, OH यहां से गया, एक H यहां से गया, तो क्या बन गया? H2O बन गया। और बचा क्या है हमारे पास में? देख लो, यहां से तो बचा है K और यहां से बचा है NO3। KNO3 बन गया। KNO3 बन गया। और KNO3 का नाम क्या है? K का मतलब पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम।
NO3 का मतलब नाइट्रेट, तो नाम क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट। और ये पोटेशियम नाइट्रेट क्या चीज है? लवण। क्या चीज है? लवण। और साथ में क्या बन गया आपका? जल। आपको पता ही है। अब आप बता सकते हो ये किस प्रकार का, जो ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये किस प्रकार का लवण है? आप कोई बता सकता है? उदासीन लवण है। कैसा है? उदासीन। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है HNO3 कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। आपको मैं बता ही चुका हूं प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, दुर्बल क्षार कौन कौन से होता है, बता चुका हूं ना। तो ये कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। और ये KOH भी कैसा है? प्रबल क्षार है। जब प्रबल प्रबल हैं दोनों, तो दोनों में से जीतेगा नहीं कोई भी कुश्ती। जब दोनों ही प्रबल हैं तो वो एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। दोनों में से कोई सा भी पहलवान कुश्ती नहीं जीतेगा। 40 kg का है ये भी और ये भी 40 kg का है, तो दोनों पहलवान बराबर के हैं, तो दोनों पहलवानों में से कौन सा जीत सकता है? कोई? दोनों पहलवानों में बराबर की कुश्ती रहेगी। ये इसके एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। और नष्ट कर देंगे तो उनमें से कोई भी नहीं जीतेगा। और नहीं जीतेगा का मतलब है जो बनने वाले लवण होंगे वो कैसे होंगे? उदासीन होंगे। वो एक दूसरे के अर्थात HNO3 KOH एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। और समाप्त कर देते हैं तो बनने वाले लवण जो होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके उदासीन लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उदासीन लवण कहलाते। क्लियर बात? ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया जो पूरी होती है, ये पूरी अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी आपकी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर बात? ये पूरी अभिक्रिया भी, ये कैसी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। और आपको मालूम है उदासीनीकरण अभिक्रिया एक कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? अम्ल तथा क्षार हैं। अम्ल तथा क्षारों को जब आपस में मिलाया जाता है तो बहुत मात्रा में ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर बात? ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल हम देखें। देखो कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे हम बात करते हैं H2SO4, H2SO4 प्लस NaOH, NaOH। तो H2 है तो क्या है? H2SO4 क्या है? प्रबल अम्ल है। और ये प्रबल क्षार है। तो आपको मालूम है कि भैया जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनेंगे? लवण बनेंगे। और साथ में क्या बनेगा? तो आपको मैंने बताया सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर क्या निकाल दो? H2O निकाल दो। यहां से ये OH चला गया,
यहां से ये H चला गया तो बचे क्या हमारे पास में, देखो अब Na बचा है एक तो, और एक क्या बचा है, SO4 बचा है, ये तो बचा है। तो बेटा देखो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, यहां पे अणुसूत्र हमारा शुद्ध होना चाहिए। NaSO4 कोई भी अणुसूत्र नहीं होता है। हम जानते हैं कि Na और इधर क्या है SO4। Na की संयोजकता कितनी होती है 1, और SO4 पर आवेश का मान कितना होता है 2, तो ये इसके पास जाएगा। तो Na कितने हो गए 2, और SO4 कितने हैं 1, तो क्या होता है Na2SO4 होता है। क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट में Na2SO4, ठीक है ना। और साथ में क्या निकल गया जल। उसके बाद में आप समीकरण देखना है, आपको संतुलित करना है तो कर दिया करो आप संतुलित। देखो यहाँ पर सोडियम कितने हो गए 2, यहाँ पे सोडियम कितने हैं 1 है, 2 करने हैं तो यहाँ पर हमको क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो सोडियम कितने हो गए 2 हो गए आपके पास। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो यहाँ पर हैं, और ये जो 2 होता है संपूर्ण यौगिक के लिए होता है। सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन भी कितने 2 हैं यहाँ पर। तो 2 ही हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पर हो गए, तो कितने हो गए हाइड्रोजन 4 हो गए, और यहाँ पर कितने हैं आपके 2 हैं। तो यहाँ पर यदि हम 2 से इसका गुणा कर दें तो कितने हो गए 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए और उधर भी 4 हो गए, कोई दिक्कत। अब देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, और वहाँ पे भी ऑक्सीजन अब कितने हो गए 2 हो गए। तो हमारा समीकरण क्या हो गया अब संतुलित हो जाता है। समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है लवण बनता है। क्या बनता है लवण बनता है, साथ में जल बनता है। ये क्या बना है आपका जल, लवण तथा जल बनता। अब ये दोनों प्रबल है तो बनने वाला लवण कैसा होगा उदासीन होगा। कैसा होगा उदासीन लवण होगा, उदासीन लवण होगा। तो ये जो बनने वाला लवण है कैसा है उदासीन लवण है। क्लियर, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं प्रबल हैं, इसीलिए जो बनने वाला लवण होगा वो कैसा होगा उदासीन लवण होगा। और इसका नाम देखें तो क्या होगा Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो नाम क्या आ गया इसका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। क्लियर बात। ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं, कोई भी क्षार ले सकते हैं, और आपको आंख बंद करके सबसे पहले क्या निकाल दो उसमें जल निकाल दो। जल के बाद में जो बचेगा बचा कुचा रहेगा वो क्या बनेगा आपका लवण बनेगा। क्या बनेगा लवण बनेगा, और वही अभिक्रिया आएगा आपकी क्या कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती। ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा, हम बात करते हैं अब कि जो लवण होते हैं इन लवणों की जो प्रकृति होती है उनकी प्रकृति की पहचान हम किस तरीके से करते हैं, कैसे हम इन लवणों की पहचान करेंगे। इनकी प्रकृति की पहचान किस तरीके से आपके द्वारा की जाती है। जैसे हम बात करें सबसे पहले प्रबल अम्ल, अम्ल प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार
सबसे पहले फर्स्ट बिंदु हम लेते हैं कि जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार क्रिया करते हैं, जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं तो बनने वाले लवण कैसी प्रकृति के होंगे? देखो प्रबल कौन है? अम्ल है, तो बनने वाले लवण उसी प्रकृति के होंगे। जो प्रबल होगा तो बनने वाले लवण की प्रकृति भी वही होगी जो प्रबल है। तो बनने वाले लवण कैसी प्रकृति के होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो बनने वाले लवण अम्लीय प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। कैसी प्रकृति होगी बनने वाले लवणों की? अम्लीय प्रकृति होगी। समझ में आया ना? पहला पॉइंट लेते हैं किसकी? जो लवण होते हैं उनकी अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति को पहचानने के लिए फर्स्ट पहला आपका बिंदु आता है कि जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार से कराते हैं तो आपस में क्रिया करके, आपस में जब क्रिया करते हैं तो जो बनने वाले लवण होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्यों? देखो अम्ल कैसा है? प्रबल है। प्रबल अम्ल जैसे प्रबल अम्ल है और क्षार कैसा है? दुर्बल क्षार है। तो बनने वाला जो लवण होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो बनेगा कैसा? अम्लीय लवण बनेगा। अम्लीय लवण, साथ में क्या बनेगा? जल। भाई आपको पता है लवण और जल बनते हैं, वही अम्ल और क्षार ही तो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन लवण की हमको तो पहचान करनी है कि जो लवण है उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय। बनने वाला लवण कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? कैसा लवण है बनने वाला? तो उदासीन की तो मैंने अभी बताया था इससे पहले कि जब दोनों प्रबल होते हैं तो बनने वाले लवण कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। और यदि बात की जाए अम्लीय लवण की, तो जो अम्ल यदि प्रबल है तो बनने वाला लवण क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। और यदि क्षार प्रबल है तो बनने वाला लवण कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। क्लियर? तो देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाले लवण कैसे होते हैं भैया? कैसे होते हैं? किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे प्रबल अम्ल लेते हैं हम, कोई भी प्रबल अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl ही लेते हैं। HCl कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। प्लस लेना क्या है? दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार के मैं एग्जांपल लिखा चुका हूं आपको। जैसे हमने ले लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार है। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो मैंने बता दिया आंख बीच के सबसे पहले क्या निकालना है? जल निकालना है। आंख बंद करके सबसे पहले क्या निकाल दो?
जल निकाल दो, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, क्या बन गया? H2O बन गया। तो H2O निकाल दिया। अब बचा क्या है उसको लिख दो, वो क्या होगा आपका? लवण होगा। क्या होगा? तो यहाँ से क्या बचा है? NH4 और यहाँ से क्या बचा हुआ है? Cl। तो ये क्या है? लवण है। क्या है ये? लवण। क्या चीज बनी है? लवण बनी है। तो लेकिन अब इसकी हमको पहचान करनी है, कैसी प्रकृति का होगा ये? मैंने बता दिया कि प्रबल कौन है? अम्ल है। और क्षार कैसा है? दुर्बल है। तो बनने वाला लवण कैसा होगा? मैंने बता दिया, अम्लीय। तो ये जो बना है NH4Cl, ये कैसा लवण होगा? कैसी प्रकृति होगी इसकी? अम्लीय प्रकृति होगी। कैसी प्रकृति होगी? अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है ना? और इसका नाम क्या है? NH4Cl का। NH4 मतलब अमोनियम, Cl का मतलब क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड। और इसको यदि बेसिक भाषा में बात करें, अपनी व्यावसायिक भाषा में क्या नाम होता है इसका? नौसादर। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? नौसादर कहते हैं। क्या कहते हैं? नौसादर। ठीक है ना? तो जब प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षार होता है तो बनने वाला लवण कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना? समझ में आई ना बात? अब देखो सेकंड बात करते हैं हम। अब यदि प्रबल क्षार ले लें, प्रबल क्षार ले लें, सेकंड बात, प्रबल क्षार की अभिक्रिया दुर्बल अम्ल से कराते हैं तो बनने वाले लवण कैसी प्रकृति? प्रबल कौन है? ये तो दुर्बल हो गया अम्ल। अब प्रबल कौन है? क्षार। तो बनने वाले लवण कैसी प्रकृति के होंगे? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर बात? तो देखो प्रबल क्षार, एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो प्रबल क्या लिया है? आपके क्षार लिया है। और दुर्बल क्या ले रहे हैं? दुर्बल क्या लिया है? अम्ल लिया है। क्या बनेंगे? जो प्रबल होता है वो ही लवण की प्रकृति होती है। तो प्रबल कौन है इसमें से? क्षार। तो बनने वाला जो लवण होगा वो कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति। तो क्षारीय लवण प्लस में क्या निकलेगा? जल। भाई अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे, जल तो निकलेगा ही। ठीक है ना? तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं
तो बनने वाले लवण की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम देखें, जैसे मान लिया कोई भी एग्जाम्पल हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी अभिक्रिया यदि हम CH3COOH दुर्बल अम्लीय है ना, जैसे प्रबल क्षार लेते हैं NaOH प्लस CH3COOH, क्या है? दुर्बल अम्ल। ये क्या है? प्रबल क्षार। तो आपको मालूम है भैया कि जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। तो क्या बन जाएगा? H और OH मिलके क्या बना देंगे? जल बना देंगे। तो यहां पर क्या निकल गया? H2O निकाल दिया सबसे पहले। अब बचा हुआ है उसको लिख दो। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? CH3COO, इधर क्या बचा हुआ है? Na। तो ये क्या है? लवण है। क्या बना है ये? लवण। साथ में क्या बना है? जल। और जो ये लवण बना है उसकी प्रकृति कैसी होगी? जो प्रबल होगा। तो प्रबल क्या लिया है हमने? क्षार लिया है। तो बनने वाला लवण भी क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इस लवण की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। कैसी प्रकृति होगी? क्षारीय। तो बनने वाला लवण कौन सी प्रकृति का होगा बेटा? क्षारीय प्रकृति का होगा। क्लियर? ठीक है ना? समझ में आई बात? तो ये आपका जो लवण हुआ है, लवण बना है, ये कैसी प्रकृति होगी? इसकी क्षारीय प्रकृति होगी। इसका नाम यदि देखें तो देखो यहाँ पर सोडियम है तो लिख दिया सोडियम। और ये जो समूह होता है ये समूह कहलाता है आपका एथेनोएट। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम एथेनोएट। क्या बना है? सोडियम एथेनोएट लवण बना है, जिसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। कैसी प्रकृति का है ये? क्षारीय प्रकृति का है। क्लियर बात? ठीक है ना? तो बेटा तीसरा पॉइंट यदि हम देखें जल्दी से, तो देखो बेटा ये तो हो गए आपके, एक बार प्रबल अम्ल ले लिया, एक बार प्रबल क्षार ले लिया। अब यदि बात करें थर्ड पॉइंट की, यदि प्रबल क्या ले रहे हैं हम? अम्ल ले रहे हैं, और प्लस में प्रबल ही क्या ले रहे हैं? प्रबल ही क्या ले रहे हैं? क्षार ले रहे हैं। तो दोनों प्रबल हैं, तो बनने वाले लवण कैसे होंगे? उदासीन होंगे। उदासीन लवण। प्लस में क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है ना? और यदि चौथे पॉइंट की बात की जाए, दुर्बल अम्ल ले रहे हैं और दुर्बल ही क्या ले रहे हैं? क्षार ले रहे हैं। तो दोनों दुर्बल है, तो भी कुश्ती कोई नहीं जीतेगा। दुर्बल है दोनों, तो बनने वाला भी लवण भी कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। उदासीन लवण होगा।
प्लस में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यदि प्रबल प्रबल की बात की जाए तो बनने वाला लवण कैसी प्रकृति का होता है, उदासीन लवण होता है। यदि दुर्बल का दुर्बल से अभिक्रिया कराते हैं, अर्थात दोनों दुर्बल दुर्बल हैं, दुर्बल ही अम्ल है दुर्बल ही क्षार है, तो भी बनने वाला लवण कैसी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा, उदासीन लवण होगा। ठीक है ना। मैंने ये एग्जाम्पल अभी आपको दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था NaOH प्लस HCl, सबसे पहले क्या निकाल दो, यहाँ से H गया, यहाँ से ये OH गया, क्या बन गया, जल H2O। बचा क्या है हमारे पास, यहाँ Na, यहाँ पे Cl, तो क्या बचा है NaCl। और ये NaCl कैसी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा, क्योंकि ये भी कैसा है, प्रबल, ये कैसा है, प्रबल क्षार है, ये क्या है, प्रबल क्षार, और ये क्या है, प्रबल अम्ल है। दोनों प्रबल प्रबल हैं, इसलिए बनने वाला लवण कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता। और यदि दुर्बल अम्ल लिया जाए और दुर्बली क्या लिया जाए, क्षार लिया जाए, जैसे H2CO3, ये क्या है आपका, दुर्बल क्या चीज है, क्या चीज है ये H2CO3 क्या चीज है, दुर्बल ही अम्ल है ना, या नहीं है, दुर्बल अम्ल ये है ना, बताओ, नहीं पता। अब यदि दुर्बल क्षार लें हम कोई भी, आप दुर्बल क्षार का कोई भी एग्जाम्पल बताओ, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दुर्बल क्षार का, और बनने वाले जो लवण होते हैं वो क्या होंगे, कैसे होंगे, उदासीन होंगे। समझ में आई ना बात। तो दुर्बल क्षार, हम यदि कोई भी दुर्बल क्षार की बात करें, जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने आपको दुर्बल क्षार लिखाए थे कि दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं। दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताया था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बताया था, NH4OH बताया था, इनमें से किसी को ले सकते हो, बताया था ना। तो बेटा हम कोई भी ले सकते हैं इसमें से, जैसे हमने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, भाई H जाएगा, उधर से OH जाएगा। अब इनको मत देखो, पीछे देख लिया ना इसको। तो यहाँ पे बचा क्या, क्या बच रहा है, सबसे पहले तो क्या निकाल दो, जल निकाल दो, क्या निकाल दो, जल निकाल दो, और बची कुची को क्या कर दो, लिख दो। तो MgCO3 यही तो बचा। तो ये बनने वाला, ये भी दुर्बल था, ये भी दुर्बल था, तो ये जो लवण बना है ये क्या है, आपका लवण है। ये बनने वाला लवण कैसी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। अब देख लो बेटा, इसको संतुलित करना है तो कर लो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो कितनी हाइड्रोजन हो गई, 4 हाइड्रोजन हो गई। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गई। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन यहाँ भी कितनी है, 2। समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्लियर बात। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय लवण कैसे होते हैं, क्षारीय लवण क्या होता है, और उदासीन लवणों का निर्माण किस तरीके से होता है। यदि बात की जाती है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की, तो बनने वाला लवण कैसा होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। यदि बात की जाती है दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की, तो भी बनने वाला लवण कैसा होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। कैसा होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। यदि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार लिया जा रहा है, तो बनने वाला लवण कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि प्रबल क्षार और दुर्बल क्या लिया जा रहा है, अम्ल लिया जा रहा है, तो बनने वाला लवण कैसी प्रकृति का होगा, आपका
कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बेटा ये तुम्हारे लवण होता है मुख्य रूप से। जो तुम्हारा टॉपिक था साल्ट, लवण, वो आपका यहीं पर क्या हो जाता है? क्लियर होता है। इससे संबंधित एक दो प्रश्न आपको मिलते हैं, उन पर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।